मरणोत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। प्रेम बताओ। एक बार रिवीजन करेंगे क्विक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी पीछे कोई कॉपी नहीं खोलेगा, और अब से आप सभी बिना रिवीजन के क्लास में नहीं घुसेंगे। रिवीजन फिर क्लास, क्योंकि एक बार जब हम आएंगे तो अब रिवीजन होगा पहले, और वो तरीका इस बात के लिए होगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको याद रहेगा। पहली बात तो ये है, बड़ी बड़ी बातें बोलने से तो कुछ होगा नहीं, याद करना पड़ेगा। और कुछ चीजें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की हैं, उसके लिए मैं सोर्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो पेपर आपका आता है उसमें ट्रेंड क्या है। पेपर जो आता है उसका ट्रेंड क्या है। अगर आप देखेंगे तो 2011 के बाद अगर हम देखते हैं तो एक नया ट्रेंड आपको दिखाई देता है 2012-13 से बाद। उस ट्रेंड को देखें 2013-11 से लेकर 2020 तक का ट्रेंड अगर आप देखें तो इसमें आपको एक बात समझ में आएगी कि प्रश्न कैसे आते हैं, किस एरिया का कितना वेटेज है, किस पर हाय तौबा मचानी है और किस पर नहीं मचानी है। अगर आप देखेंगे तो 11 से लेकर 20 तक लगभग ये रहा है कि 2 से लेकर 4 प्रश्न के आसपास प्राचीन भारत से रहते हैं, कभी 2 कभी 4। कभी कभी ऐसा भी रहा है कि एक भी नहीं रहा। कभी कभी ये रहा है अधिकतर प्रश्न मॉडर्न इंडिया से रहे। एनालिसिस करोगे कम से कम, अब आप कहोगे कि हम आ गए जो मदीना में, तो हज तो खुद ही करना पड़ेगा, पत्थर तो शैतान को खुद ही मारना पड़ेगा, और वो बिना मारे तो हज होगी नहीं। पहले तो एनालिसिस करना पड़ेगा, और एनालिसिस में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि कल एक काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, मेरे सामने मुद्दा था, तो मैंने कहा था कि आएंगे क्लास में तब समाधान निकालेंगे इसका समाधान यही है कि जिस एरिया से जितने प्रश्न आते हैं पहले हम उसका वेटेज समझ लें। एंशिएंट हिस्ट्री से जो प्रश्न आ रहे हैं 2 से 4, और उसमें भी ऐसे प्रश्न आते हैं कभी कभी आप चाहे जितना पढ़ लें आपसे नहीं बनते, कितना भी पढ़ लें। जो बच्चे आईएएस में इस बार भी एग्जाम दे रहे हैं उनके मैसेज आते हैं, सर एंशिएंट में बड़ी दिक्कत हो जाती है सर, क्योंकि इतने सारे दर्शन हैं, कुछ चीजें हैं, वो नहीं बन पाते। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जो चीजें बार बार पूछी जा रही हैं वो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके लिए एक चीज आपको करनी है, घटना चक्र। क्या लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और इसी के साथ एक टीका है, लूसेंट। क्या है कॉम्बो है इसका, यहां से लेना है फैक्ट और यहां से लेना है क्वेश्चन। कुछ चीजें हम भी करा देंगे यहां पे प्रीवियस ईयर के, लेकिन अधिकतर प्रयास स्वयं करना है। अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना तो खुद ही पड़ेगा। यू गॉट हेवन यू मस्ट बी डाई। आप स्वर्ग चाहते हैं तो अवश्य ही आपको मरना होगा। ये 2 पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, वो हर सेगमेंट पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं यहां से प्रश्न बनेगा। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां से, प्रीवियस ईयर यहां से, और आप देखेंगे आपके अंदर बड़ा ही उत्तरोत्तर सुधार होता चला जाएगा धीरे धीरे।
ये इसके लिए घटना चक्र। घटना चक्र का अलग अलग सेगमेंट का आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलिटी, इको, प्री का। और जो लुसेंट तो एक पुस्तक ही जाके, हाँ वही जो भी अगर आपके पास है तो वही उसी पे, उसका हिस्ट्री उठा लीजिए एक बार, जो प्राचीन भारत अलग कर लो, अलग अलग हिस्से कर लो ना बुक को, वो लुसेंट में अलग अलग हिस्से कर लो, प्राचीन भारत अलग कर लो, मध्यकालीन, उससे क्या हो जाएगा, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मैं करा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट ब्रीफ कर रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट में क्या चीजें हर काल में। मैंने आपको बताया कि कुछ प्रश्न यूपीएससी में जो आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं। तो जब हम पीवाईक्यू करते हैं, लुसेंट पढ़ते हैं, तो लुसेंट में क्या होता है, फैक्चुअल, और वहां से होता है हमें, जब हम उन प्रश्नों को देखते हैं, पीवाईक्यू के प्रश्नों को देखते हैं, तो कुछ प्रश्न हमारे सामने ऐसे आते हैं जो प्रश्न की जो व्याख्याएं होती हैं वो हमको कुछ नए प्रश्नों को बनाने का आधार दे देती हैं। 17 बार 17 टाइम जब हम पेपर दे रहे तो हमने पीवाईक्यू लगाया था। कितने बार? क्योंकि हिस्ट्री के विद्यार्थी थे तो महमूद गजनवी से बड़ा प्रेरित थे, तो 17 बार भारत पर आक्रमण करना पड़ा था। तमाम कोचिंगें, तमाम चीजें, सब कुछ होने के बाद भी आपको अपना प्रयास लगाना पड़ेगा। कड़वी सच्चाई है, हम यहां पर आपको करवाएंगे, लेकिन आपको भी चलना पड़ेगा। बैठिए तो कोई फालतू चर्चा नहीं, यार ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन, या इसकी, अच्छा ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, घटना चक्र पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए बैठ के, उसकी व्याख्या से भी 4 प्रश्न आपको मिल जाएगा, उसको नोट कर लीजिए। ये वाला आ जाएगा तो कैसे होगा, ये ऐसे बन सकता है। जब आपका दिमाग प्रश्नों को बनाने लगेगा उसी समय आप सेलेक्ट होने की स्थिति में आ जाएंगे। जब मौसम बदलने लगता है तो कुछ लोग मिट्टी उठाकर देख लेते हैं बारिश होने वाली है कि नहीं, देख लेते नहीं। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक है। एनसीईआरटी तो आप कर ही रहे हैं, किया भी होगा, और एनसीईआरटी से ऊपर फिर है ये और ये। जिस सेगमेंट की आपकी क्लास चल रही है, आप कम से कम इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इतना पैसा आपने निवेश किया है, कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये चीज आपके पास होनी चाहिए, है ना। जैसे आपकी ये क्लास चल रही है, तुरंत जाइए उसी पे क्वेश्चन मार दीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, और कुछ लगता है महत्वपूर्ण है तो एक फुटनोट्स, एक पतला रजिस्टर बनाओ, उसी पर नोट कर लो। हर सब्जेक्ट का आपके पास फुटनोट्स होना चाहिए। एक तो ये कंप्लीट नोट्स है, एक आपका नोट्स बनेगा जो फुटनोट्स कहलाएगा, तो फुटनोट्स होना चाहिए। सफलता अनवरत किया गया प्रयास है। बुक पढ़िए, किताब पढ़िए, तो उसमें छोटे छोटे पेजेज आते हैं, रंग बिरंगे, लाल, पीले, नीले। हर व्यक्ति का दिमाग अलग है, कुछ लोग उसी पे ही चिपका देते हैं, उसी पे लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद आ गया, आपने उसको रख लिया, वहीं पे चिपका दिया और वहीं लिख दिया। सफलता के लिए आप भी कुछ अपना प्रयास डालिए। अगर आप एक अंगुली किसी को दिखाते तो 3 अंगुली आपको दिखाती है कि आप क्या कर रहे हैं। ये बड़े एक थे दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप एक किसी को दिखा रहे 3 खुद को भी दिखाती है। इसलिए निश्चिंत होकर, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठोस आप
तब बनेंगे जब आपके अंदर चीजें जाएंगी। यहां पर आप किसी को प्रभावित कर लें कि आपका कोई ज्ञान मान ले, एग्जाम में आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन न कर पाए, बेकार है ज्ञान। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो क्लास में सबसे अच्छे थे, लेकिन सिलेक्शन हुआ, जो बच्चे कभी नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल मौन रहते थे, चुपचाप बैठने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया। जो ज्यादा उत्साहित होकर बताए ये नहीं, ये बाद में गड़बड़ा गया, वो उसको ये हो गया कि हमें सब आ रहा है, और सब आने के चक्कर में जब आप पढ़ना कम कर देंगे आपका काम खत्म हो जाएगा। पढ़ने के लिए किसी को कुछ भी पढ़ना है तो यहां पर पूरा सिस्टम बना रखा है हमने। आप जो भी पढ़ें सब्जेक्ट के साथ उसका अपडेशन भी दें। जो भी यहाँ मेंटोर है कि सर आज हमने ये पढ़ा, हमें ये याद हो गया। आप सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट अलग चीज है, फैक्ट अलग चीज है, और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी इस क्लास में होकर ही जाएगी। आप इतिहास को तथ्यों के सहारे मत जानिए। तथ्य आप केवल एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से समझ लीजिए। ये चीज पूछी गई है कि विक्रम संवत कब है, शक संवत कब है, जो जो चीजें प्रश्न आए जा रहे हैं, हेलियोडोरस का विदिशा, मैंने कुछ चीजें आपको क्लास में ही बोली हैं। वो प्रश्न मैं आमतौर पर आपको क्लास में बोलता हूं, ये प्रीवियस ईयर में आया है और वो आया रहता है। अब आप ये सोचते हैं कि हर चीज तुरंत हो जाए, तो हमारे पास एक पूरा टॉपिक लंबा सा है। एंशिएंट के बाद अभी आपको मध्यकाल भी बताना है, मॉडर्न इंडिया भी बताना है, विश्व इतिहास भी बताना है, आर्ट एंड कल्चर भी बताना है। हाँ, ये एक जो पीवाईक्यू है खत्म होने के बाद एक साथ पीवाईक्यू हम करा देंगे। ऐसा है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि कोई उसको छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है। देखिए बात समझिए, एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न कम आ रहे हैं, फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं? समझ के लिए। आप मॉडर्न इंडिया लिख ही नहीं पाएंगे, आपको एंशिएंट नहीं पता है तो। आप मध्यकाल की आधुनिक भारत के साथ तुलना ही नहीं कर पाएंगे, मध्यकाल से भले प्रश्न कम आते हो। समझ, प्रशासन, एक अधिकारी के रूप में आपके सामने अकबर को आपको जानना बड़ा जरूरी है, शेरशाह सूरी को जानना बड़ा जरूरी है, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया, जीटी रोड, जिसपे आज आप देखते हैं एनएच हाईवे हैं सारे। ये सारी चीजें क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि इनसे एक प्रशासनिक गुण मिलता है। ये सब पुस्तकें अवेलेबल हैं, लेकिन लोग इन पुस्तकों के बाद भी सबको फैक्ट याद है, उसके बाद क्यों टीचर ढूंढ रहे हैं कॉन्सेप्ट कि सर ये सब तो फैक्ट याद है। कुछ बच्चे आते हैं सर सब याद है, लिखा कैसे जाता है सर पता नहीं चलता। हम वो तरीका बता रहे हैं, किसी भी टॉपिक को कैसे उठाना है, कहां से क्या क्या समझना है, एक स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने गुप्त काल को समझा तो गुप्त काल के स्ट्रक्चर क्या है, मौर्य काल का स्ट्रक्चर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्ट्रक्चर क्या। अब आपके सामने कभी प्रश्न आएगा, अब आपके सामने प्रश्न कैसे आता है? सिंधु घाटी सभ्यता ने वर्तमान के नगरीकरण के लिए इनपुट दिया, प्रश्न ये आता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता आपने ऐसे ही पढ़ा है। अब वर्तमान के नगरीकरण का मतलब क्या है कि वर्तमान समय में जो नगर हैं उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या लेते हैं। एक तो नगर नियोजन हम लेते हैं, जो सड़कों का निर्माण है, जो सफाई की व्यवस्था है, जो जल की प्रणाली है, जो पूरा स्ट्रक्चर है उनका। इसके अलावा संस्कृति की जो हिस्से हैं कि भगवान शिव की पूजा, पशुपति की पूजा, मातृ जो शक्ति की पूजा, जो महिलाओं के द्वारा जो श्रृंगार, ये सारी चीज क्या है आधुनिक हमारे नगरों में भी दिख रही है, ये इनपुट दे रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान के नगरों को इनपुट भी देता है। जिस साल ये प्रश्न आया था उस साल अधिकतर लोग धाराशाही हो गए थे एग्जाम हॉल में।
आए कहे सर ये वाला तो बना ही नहीं। हम क्या, कैसे बनेगा, तुमने इस तरीके से सोचा क्या? हिस्ट्री सोचने का तरीका डेवलप करती है आपके भीतर, और सोचने का तरीका अगर आपका डेवलप नहीं होगा, अगर वो चीजें बेहतर नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सोचने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा, सोचने का हमें तरीका बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम तरीका ठीक नहीं करेंगे तो हमारा आगे का विजन साफ नहीं होगा। तो मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था बताओ पहले, जो सुना बताओ। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था कुछ याद है किसी को? कोई रिवीजन करके आया है? एक आदमी बोलो, खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े हो जाओ। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। हम्म 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 खड़ो 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 खड़ो। ठीक है, तुम बताओ व्यापारिक स्थिति, जल्दी, एकदम नीचे नहीं देखोगे। आज अल्टीमेटम दे रहा हूं, कल से जितना पढ़ाऊंगा सब रिवीजन करके तोता की तरह से बोलोगे क्लास में। जैसे तोता बोलता है ना, वैसे ही बोलो जल्दी। व्यापारिक स्थिति। कुछ ही जगह। अरे यार कहाँ थे तुम, क्लास में कल नहीं थे क्या? कल बताया था कि पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में पूरे बंदरगाहों का जाल मिलता है, आंतरिक रूप से आंतरिक मार्गों से बंदरगाह जुड़े हुए थे। क्या बताया था कि नहीं बताया था? कॉपी खोलने लग गए? बैठ जाओ, राशिद बताओ। हम्म 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 हम्म, बहुत बढ़िया। हम्म, नहीं ठीक है, ठीक है। मतलब एक आसान सी बात है, प्रश्न आपके सामने आ गया कि मरणोत्तरकालीन व्यापारिक केंद्र या बंदरगाह, ये प्रश्न आया भी हुआ है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बंदरगाह, देख लेना प्रश्न जाके। आपने अभी जो कल पढ़ा उसको पचाया भी नहीं, पचा लो, बहुत कुछ है दुनिया में भी करने को, वो सब हो जाएगा। पहले जितना मैं बता रहा हूं ये एकदम घोट जाओ, ये तुम्हारा हो जाना चाहिए। फिर अगला लेयर है, उस पर हम लोग स्ट्रॉमिंग कर लेंगे अपना दिमाग का। अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आएगा उसको एक्स्ट्रा फैक्ट को देखकर वहीं नोट कर लेंगे कि भाई ये चीज आ गई तो ये हो जाएगा। प्रीति बताओ, मरणोत्तरकालीन धर्म। हम्म हम्म बैठो बैठो बैठो। हो मजा नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं, मेरी क्लास में जब मैं पढ़ा देता हूं मन से, तो बच्चे इतना अच्छा आंसर बताते हैं, मैं कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, कि मन खुश हो जाता है, लगता है कि यार सब अच्छा हो गया। मैं यही चाहता हूं तुम लोगों से भी। तुम 10 बार पूछ सकते हो मुझसे कोई चीज, पढ़ाऊं 10 बार पूछ लो, लेकिन जब पूछूं तो मुझे आपसे चाहिए वो,
उसको रिवीजन करो, उसको पढ़ के आओ, आपस में रिवीजन करो, वो आपका विषय है। चलिए हम लोग आ गए जो गुप्त काल पर, और गुप्त काल में हमने कहा था कि धार्मिक स्रोत पे बात करेंगे आज। तो धार्मिक स्रोत में अगर आप देखेंगे तो एक दो लाइन लिख दो बस खाली धार्मिक स्रोत पर। कुछ लिखा था गुप्त काल में साहित्यिक स्रोत पर? नहीं लिखा था, हेडिंग बनाओ। सबसे पहले तो गुप्त काल का आपने एक फ्रेम बना लिया था कल, उसमें पहला पॉइंट बनाओ साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में कुछ लिख दो। देखो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो इन्हीं टॉपिकों से रहेगा, और प्रश्न कभी कभी इससे ऊपर जब बढ़ेगा तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, तो यहीं पर वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप नोट भी कर लेना। से अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो लूसेंट से या कहीं से भी, तो यही नोट कर दो, इससे ये वाला प्रश्न यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक, लिखो इसमें गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत। पहला पॉइंट, कालिदास इस समय के एक महान कवि, कालिदास इस समय के एक महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने कई मौलिक रचनाएं की, जिसमें प्रमुख है विक्रम शौर्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर ऋतु संहारम, फिर मेघदूतम, फिर है रघुवंशम, विक्रम शौर्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम और रघुवंशम। ठीक है, एक और पुस्तक है कुमार संभवम। अब इसमें से एक भी पुस्तक आपसे कभी पूछी जाए तो ध्यान रखना, ये सारी पुस्तक कालिदास की। कुमार संभवम, विक्रम शौर्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम। हो गया? अगला पॉइंट बनो, शूद्रक की मृच्छकटिकम। शूद्रक, अगला पॉइंट, शूद्रक की मृच्छकटिकम। शूद्रक की मृच्छकटिकम, ये पुस्तक है मृच्छकटिकम, किसकी है? शूद्रक नाम के व्यक्ति की। इस पुस्तक में इस पुस्तक की जगह हटा देना, इस नाटक में एक ब्राह्मण व्यापारी और एक वैश्या के प्रेम संबंध को दिखाया गया है। इस पुस्तक में या इस नाटक में एक ब्राह्मण व्यापारी और एक वैश्या के प्रेम संबंध को दिखाया गया है। यह इस काल का एक राजनीतिक नाटक है। यह इस काल का एक राजनीतिक नाटक है।
जिसमें आम लोगों के विषय को उठाया गया है। जिसमें आम लोगों के विषय को उठाया गया है। अगला पॉइंट बनाइए, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम ये किसका है? विशाखदत्त। कभी आपसे कूट मिलाने के लिए आ सकता है कि कौन सी पुस्तक किसकी है, तो देवी चंद्रगुप्तम ये पुस्तक किसकी है? विशाखदत्त की है। इसमें लिखिए, इसमें रामगुप्त नामक एक गुप्त शासक की चर्चा मिलती है। इसके अलावा रामगुप्त नामक गुप्त शासक की चर्चा मिलती है। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने की सूचना भी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने की सूचना मिलती है। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, धार्मिक स्रोत। ये हो गया, ये सारी पुस्तकें कैसी हैं? ठीक है, और भी बहुत सारी मैंने आपको बताया था, आर्यभट्ट की आर्यभट्टी, वात्स्यायन की कामसूत्र, वराहमिहिर की, ये सारी बातें कल बता रखी। ठीक है, आ जाइए धार्मिक स्रोत में। इस काल के बारे में धार्मिक स्रोत पे लिख रहे हैं, इस काल के बारे में जानकारी हमें ब्राह्मण साहित्य से भी मिलती है। इस काल के बारे में जानकारी हमें ब्राह्मण साहित्य से भी मिलती है, जैसे नारद स्मृति, पराशर स्मृति। ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सब आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनका सम्मान है समाज में, उन्हीं के नाम पर स्मृतियां लिखी गई हैं। एक नारद ऋषि का नाम सुना ही आपने, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, रामायण महाभारत एवं पुराणों से इस काल की जानकारी मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि धार्मिक स्रोत में अगर आप देखें तो ब्राह्मण साहित्य के ही अंतर्गत आते हैं नारद स्मृति, पराशर स्मृति। अब ये जो ब्राह्मण साहित्य होगा तो ब्राह्मण साहित्य में कर्मकांड होता है, मैंने बता रखा है। ये जो स्मृतियां हैं, स्मृतियां इसलिए लिखवाई गई क्योंकि राजाओं का राज्य संचालित किया जा सके। स्मृतियों में नियम लिखे गए, उन नियमों के तहत व्यवस्थाओं के संचालन की बात हुई। आप जानते हैं कि स्मृति है मनुस्मृति, जिसको मनुस्मृति को अक्सर जो दलित समुदाय अक्सर उसकी अवहेलना करता है। क्यों करता है? क्योंकि मनुस्मृति में बहुत सारी वर्जनाएं की गई हैं कि शूद्र वर्ग को ये काम नहीं करना चाहिए, ये ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसा करे तो ऐसा कर देना चाहिए। क्या महाराजा मनु ने कभी ऐसा किया होगा? नहीं किया होगा।
उनका नाम था, समाज में सम्मानित नाम था, उनके नाम को लेकर एक स्मृति लिख दी गई कि जैसे आप उनकी बात को माने। ऐसे अक्सर लोग कहते हैं घर में कि अभी हम उनसे बता देंगे, तब आप उनकी बात सुन लेते हो। ऐसे ही महाराजा मनु, नारद, पराशर, ये सारे जो ऋषि थे, इन ऋषियों का समाज में बड़ा नाम था। इनके नाम को आधारित बनाकर, इनके नाम को स्वीकार कराकर आम जनता, भोली भाली जनता के ऊपर धर्म का शिकंजा फेंक दिया गया। और धर्म का शिकंजा फेंक कर सबको कसने का प्रयास किया कि जब हम नारद का नाम लेंगे तो ये लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर भी अगर खराब काम करोगे तो लोग विरोध करेंगे बाद में, अगर उनके पास सद्बुद्धि आएगी तो। अगला पॉइंट बनाओ, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है? कोई अभिलेख, सिक्का, कोई स्तंभ या प्रशस्ति कोई राजा लिखवा कर गया हो, है ना? तो लिखिए इसमें, समुद्रगुप्त के सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के, प्रयाग प्रशस्ति, एक प्रयाग प्रशस्ति है जो गुप्तों के बारे में पूरी जानकारी देती है, प्रयाग प्रशस्ति। ये हरिशेन नाम के व्यक्ति ने इसको, ठीक है, लिखा था, और इसमें पूरा जो गुप्तों की जानकारी मिलती है, और खास तौर से समुद्रगुप्त, उसकी विजयों की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन ने। इसके अलावा एक अभिलेख आपको मिलता है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। ये भी स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख, यह स्थान है भीतरी, कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। यह प्रश्न आ चुका है कि किस अभिलेख से हमें यह सूचना मिलती है कि हूणों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया था? कौन सा ऐसा अभिलेख है जो हमें यह सूचना देता है कि भारत में हूणों के आक्रमण को रोक दिया गया था? तो स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख ये बताता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के बर्बर आक्रमण को झेलकर भारत के राज्य को सुरक्षित किया था। लेकिन इसके बाद ही गुप्त साम्राज्य टूटने लगा इसकी मृत्यु के बाद। स्कंदगुप्त ही आखिरी एक ऐसा व्यक्ति था जो गुप्तों में महान आप उसको कह सकते हैं, बाकी धीरे धीरे गुप्त समाप्त होने लगे। तो भीतरी अभिलेख आपको दिखाई देगा। ठीक, ये तो हो गया इनका साक्ष्य कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या था, साहित्यिक साक्ष्य क्या था। अगर हम इनके राजनीति की बात करें कि गुप्तों की राजनीति, गुप्तों की राजनीति और प्रशासन, कि गुप्तों की राजनीति कैसी थी, उनका प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो आपको यहां पर दिखाई देगा एक केंद्र दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? केंद्र। इसके नीचे क्या दिखाई देगा? प्रांत। आज भी यही सिस्टम है कि नहीं है? अगर आज भी आप सिस्टम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो व्यवस्थाएं दिखेंगी। आपने मौर्यों के समय में देखा था कि कुछ ऐसे हिस्से थे जहां मौर्य साम्राज्य सीधे, वहां का मौर्य जो शासक था सीधे नियंत्रण करके रखता था। मगध के आसपास का इलाका, कुछ ऐसे इलाके थे जो उसके बाहर थे, कुछ ऐसे इलाके थे जो एकदम बाहर थे। तो यहां आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा है। सबसे ऊपर क्या है? केंद्र है, फिर क्या है? प्रांत है, फिर क्या है? जिला, फिर क्या है? आप देखते हैं वीथी, वीथियां,
आ रहे हैं पहले वीथी। हाँ, वीथियां को आप ये मान सकते हैं कि एक जो ब्लॉक हो सकता है, मध्यवर्ती प्रशासन आप इसको कह सकते हैं, वीथियां, वीथियां। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या है, ग्रामीण प्रशासन। केंद्र, केंद्र में देखते हैं एक सम्राट बैठेगा और इसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। प्रांत, प्रांत में हम देखते हैं एक व्यक्ति रहेगा जिसको कहते हैं भुक्ति। क्या कहते हैं, भुक्ति। और इसकी सहायता के लिए जो लोग रहेंगे उनको कहा गया उपरिक। उपरिक भी इसी जो मंत्रिपरिषद के ही तरह से होंगे। तो प्रांत का जो अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, भुक्ति। उसकी सहायता करने वाला कौन होगा, उपरिक। केंद्र में कौन है, अब सबसे ऊपर सम्राट ही है, ध्यान से रखना, सम्राट सबसे ऊपर है, एक व्यवस्था का संचालन हो रहा है। प्रांत में भुक्ति है और उसकी सहायता के लिए उपरिक है। और अगर आप देखेंगे तो ये जो जिला है इसके लिए एक शब्द आता है विषय, और इसके अध्यक्ष को कहते हैं विषयपति। क्या कहते हैं, विषयपति, मतलब अध्यक्षता करेगा। आज का मान लो डीएम, विषयपति तो ही हो गया, डीएम हो गया। और जो वीथियां हैं यहां पर अध्यक्ष कौन होगा, वीथीपति। इसका मतलब हो गया बीडीओ। क्या हो गया, बीडीओ। और जो सबसे निचला प्रशासन है उसको कहते हैं गांव। और यहां पर जो अधिकारी है उसका नाम है महत्तर। यह भी प्रश्न आ चुका है, महत्तर। क्या कहते हैं उसको, महत्तर। ये स्ट्रक्चर है इनका। क्या क्लियर है स्ट्रक्चर इनका, केंद्र, प्रांत, जिला, वीथियां, फिर ग्रामीण प्रशासन। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है पूरा इनके यहां। इस तरीके से ये काम करते हैं। आप देखेंगे अगर हम इनकी तुलना करें मौर्यों से, इस स्ट्रक्चर की, तो जो इनकी नौकरशाही है, जो इनके पास अधिकारियों का समूह है, ये मौर्यों के समान उतना विस्तृत नहीं है। मौर्यों का पूरा जो प्रशासन था, जो सेना थी, अधिकारियों का समूह था, वो बहुत बड़ा था। और अगर आप देखते हैं कि इनके यहां उस तरीके से विस्तार नहीं दिखाई देता, ना तो अधिकारी बहुत ज्यादा हैं, न उतना विस्तार भी उतना नहीं है। इनकी सेना में एक खास बात दिखती है कि इनकी सेना जो है सामंतों की सेना है। अब भैया ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसी से भारत में आगे चल के सामंतवाद आएगा, यही समझना। इसलिए इसको, इनकी सेना सामंतों की सेना है। मतलब अगर आप बड़े योग्य होंगे तो आप अपने लोग रखेंगे जिनको आप वेतन देंगे, कभी भी आप सामंतों की सेना नहीं बनाएंगे। सामंतों की सेना का मतलब यह है कि आप हमारे नीचे हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कहेंगे आप आ जाओ, हमें युद्ध लड़ने जाना है। लेकिन इन सामंतों के साथ खतरा यह होता है कि जैसे ही राजा कमजोर होता है या राजा के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अपने नीचे देख नहीं पाते, यहां देख नहीं पाते। तो यहां कुछ लोग ऐसे उभर कर सामने आते हैं जो केवल नाम मात्र को राजा की सत्ता को स्वीकार करते। मतलब सामंत वो लोग हैं जो राजा की सत्ता को वैसे स्वीकार नहीं करते जैसे एक रेगुलर अधिकारी स्वीकार करता है। और सामंत इसी तलाश में रहते हैं कि कब राजा कमजोर हो, और जैसे ही राजा कमजोर होगा तो आप देखेंगे कि गुप्त काल के बाद सामंतवाद भी धीरे धीरे आपको दिखाई देगा।
अलग अलग हिस्सों में सामंती प्रवृत्तियां दिखेंगी कि जहां छोटे छोटे सेनापति अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। वो कहते हैं राजा साहब हम आपको बड़ी मदद करेंगे, सेना भी देंगे, आपको वेतन भी हमें देने की जरूरत नहीं है। तो राजा को लगता अच्छा, तो राजा कहता है तू जहां रहता है वहीं रह, जब जरूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। और बाद में वही राजा के लिए एक बड़ी हड्डी बन के सामने आया। सामंतवाद यही चीज है। यहां पर इनकी सेना कैसे बनी है? सामंतों की सेना है, जो जरूरत पड़ने पर सामंत आते हैं। इसीलिए गुप्तों के यहां एक आगे चल के बड़ी समस्या हुई कि सामंतों ने अपना सिर उठाना शुरू किया और गुप्तों के विनाश में एक बड़ा कारण भी बने। ये क्या ये बात समझ में आई? तो यहां आपको ये चीज भी दिखाई देगी। इसके अलावा जो इनकी न्याय की व्यवस्था थी वो मौर्यों की तुलना में और ज्यादा व्यापक थी। मतलब मौर्यों के यहां जो न्याय का सिस्टम था उससे ज्यादा व्यापक न्याय का सिस्टम गुप्तों के यहां है। अगर हम किसी भी राज्य को, किसी भी वंश को देखते हैं तो उसकी अच्छाइयों की समझ हमारे पास तब आएगी जब वहां की न्याय की प्रणाली आप समझ पाए। अभी आज आप वर्तमान में देखते हैं उस देश को ज्यादा बेहतर माना जाता है जहां का न्याय का सिस्टम अच्छा, न्यायपालिका बेहतर हो और न्यायपालिका न्याय संगत न्याय देती हो, न्याय भी हो तो बेहतर न्याय हो। तो यहां आप देखेंगे कि यहां हमें फौजदारी और दीवानी कानून जो वर्तमान की बात है वो यहां दिखने लग गया। क्या दिख रहा है? इनकी न्याय व्यवस्था जो है, न्याय व्यवस्था मौर्यों से ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, मौर्यों से ज्यादा बेहतर। अब आप क्यों मौर्यों से ही तुलना कर रहे हैं? क्योंकि इनके पहले बेहतर एक बड़ा राज्य मौर्यों का ही था। तो न्याय व्यवस्था मौर्यों से ज्यादा बेहतर। क्या क्या है यहां? यहां दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी दोनों न्याय है। तो दीवानी न्याय का मतलब क्या है साहब? जमीन जायदाद, एग्रीकल्चर, ये सब आता है दीवानी। फौजदारी में अपने आप ही समझ, यहां खून वून आपने बहा दिया, मार काट दिया, किसी को हत्या हो गई, फौजदारी। लोग कहते हैं फौजदारी लड़ने आए हो। फौजदारी का मतलब हत्या से संबंधित मामले। दीवानी का मतलब क्या है? राजस्व, अर्थ से जुड़े हुए मामले। और ये चीज यहां आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक बात बताओ, जिसकी सेनाएं सामंतों से मिलकर बनी होगी उसका टैक्स सिस्टम अच्छा होगा कि बुरा होगा? टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं होगा इनका। मौर्यों के यहां अगर आप देखेंगे तो टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा था, क्योंकि वहां सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, पूरा सेंट्रल उस चीज को देखता था। इनके यहां जो सेना बनी है वो सामंतों की सेना है। तो यहां आप देखते हैं कर और राजस्व मौर्यों की तुलना में कमतर था। क्या था? कर और राजस्व। कर भी कम था और जो राजस्व मिलता था, कर और राजस्व मौर्यों की तुलना में कम था। कर और राजस्व मौर्यों की तुलना में कम था। इसके पीछे सामंती जो सोच थी, जो सामंतवाद था, वो आधार आपको दिखाई देगा। इसके अलावा भूमि संबंधी कर इनके यहां बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भूमि का दान गुप्तों ने बहुत ज्यादा दिया था। तो यहां आपको भूमि संबंधी टैक्स, भूमि संबंधी कर अधिक दिखाई देंगे।
इसका मतलब ये है कि व्यापार पर ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। जब व्यापार पर ज्यादा ध्यान होगा तो एग्रीकल्चर से टैक्स कम आएगा, सीधी सी बात है। यहां पर इन्होंने खेती, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, और जब ये एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो आप देखेंगे उसी प्रकार के कर की व्यवस्था आपको दिखेगी। आई बात समझ में? अगली बात कि गुप्त काल का समाज कैसा था। समाज आ गई ना पूरी बात समझ में? पूछ लो, कल जब पूछूंगा तब फिर इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्यों भाई? पुनः एक बार सोच लो, याद ना हो तो कहो फिर बता दूं, ठीक है? समाज, इनका समाज कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा समाज का? अभी ब्राह्मण धर्म है तो वर्ण व्यवस्था वैसे ही चलती रहेगी। अगर आपसे कभी समाज पूछे तो आप यही बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था पहले के समान चलती रही। क्योंकि गुप्तों का जो ध्वज था, उसका उस पे जो सिंबल था वो सिंबल था गरुड़ का। गरुड़ का सिंबल था इनके ध्वज पर। इसका मतलब कि ये भगवान विष्णु से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये है कि वर्ण व्यवस्था के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वर्ण व्यवस्था के साथ वही छेड़छाड़ कर सकता है जो इस व्यवस्था से बाहर निकलने का प्रयास करे। जो इस व्यवस्था में शामिल है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक व्यक्ति है फाहियान। फाहियान जो है वो इसी समय आया है ना। फाहियान एक बात कहता है कि भारत में इस समय अस्पृश्यता थी, अस्पृश्यता विद्यमान थी। अब एक प्रश्न तो ये बना कि कौन सा ऐसा विदेशी यात्री जिसने भारत की अस्पृश्यता पर बात रखी? फाहियान क्या कहता है? यह कहता है कि छुआछूत थी, और एक नगर होता है और नगर के दोनों छोरों पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जिनके साथ लोग छूना खाना उनको पसंद नहीं करते थे। फाहियान कहता है नगर के दोनों छोरों पर, नगर के दोनों छोरों पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। मतलब उनके साथ छुआछूत वाला बर्ताव होता है, अस्पृश्य उनको माना गया है। इसके अलावा समाज में दास व्यवस्था विद्यमान है। इसका मतलब समाज में दास हैं। समाज में दास व्यवस्था विद्यमान है। समाज में दास व्यवस्था विद्यमान है। अब आपने ये बात बोल दिया तो कोई एविडेंस दे दे तो और अच्छा हो जाएगा, कोई साक्ष्य दे दें। तो नारद स्मृति, जिसको आपने जो धार्मिक साक्ष्य में रखा था, नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख आता है। नारद स्मृति जो गुप्त काल की है, इसमें 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है। 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है कि 15 प्रकार के दास उस समय समाज में थे। इसका मतलब समाज में दास व्यवस्था
अच्छे तरीके से विद्यमान थी। एक ऐसी प्रथा जिस पर प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखित साक्ष्य किस काल में मिला, तो गुप्तों के ही काल में मिला। आप देखेंगे 510 ईस्वी का एरण अभिलेख जो है वहां पर सती प्रथा। अगला पॉइंट बनाइए, यहां हमें समाज में अगर हम ऐसे डाल दें महिलाओं की स्थिति, तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है, सती प्रथा जो आधुनिक भारत तक चलती रही। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा बंद हुई और सती प्रथा के लिए एरण अभिलेख 510 ईस्वी का, जिसमें भानुगुप्त नाम के एक व्यक्ति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। एक भानुगुप्त नाम का व्यक्ति है जिसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। एरण 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 अभिलेख। अब वही इंपॉर्टेंट बना लो, प्रश्न आए हुए हैं कई बार। 510 का एरण अभिलेख भारत में पहला सती प्रथा का साक्ष्य। इसका मतलब महिलाओं को लेकर स्थितियां अब गंभीर होती नजर आ रही हैं। सती प्रथा क्या है भाई? एक ऐसी प्रथा जहां एक महिला का ब्रेन वॉश करके यह बता दिया जाता है कि तुम्हारे पति की मौत हो गई तो तुम्हारे जीने का कोई अर्थ नहीं रहा, तुम जीकर क्या करोगी, और तुम्हें एक काम करना चाहिए कि तुम जाओ अपने पति के मरने के साथ, तुम भी उसके साथ ही चली जाओ पति लोक, वहां पति लोक जाकर उसकी सेवा करो, क्योंकि वो वहां आपको मिलेगा और उसी से आपका कल्याण है। अब ये वैदिक ब्राह्मणवादी व्यवस्था की एक ऐसी पहल है जिस पहल को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। सती प्रथा के नाम पर कर्मकांड और तमाम अनुष्ठान किए जाते थे। महिलाओं को पूरी तरह से तैयार करके एक मुर्दे व्यक्ति के साथ जिंदा जलाने का काम किया जाता था। कुछ महिलाएं स्वेच्छा से तैयार हो जाती थी, कुछ नहीं तैयार होती थी। अब जो स्वेच्छा से तैयार नहीं होती उनके हाथ पैर बांध देते थे, उसके बाद उनको जला देते थे। इसी प्रथा को लेकर आप सोचिए, ये प्रथा इस समय शुरू हुई और आधुनिक काल तक राजा राम मोहन राय 1827-28 में आप देखते हैं उस समय जाकर इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनकी खुद की भाभी को जलाया गया था, मंजरी देवी को। तो आप देखेंगे कि यह प्रथा कितने समय तक चलती रही, और यह प्रथा बेसिकली उच्च वर्ग में बड़ी दिखाई देती है। इसके अलावा और क्या दिखाई देता है? बाल विवाह भी शुरू हो गया। अगर आप महिलाओं की स्थिति में देखेंगे तो बाल विवाह इस समय आपको और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कहा गया कि लड़कियों का विवाह जब वो छोटी रहें तभी हो जाना चाहिए। गौरी का विवाह मतलब लड़की 4 से 6 साल की लड़की, उसका विवाह कर देते थे। तो कैसा समाज था? मैंने अक्सर बताया कि लड़की सो के उठी, उसका विवाह कर दिए, उसको ये नहीं पता चला उसका विवाह हो गया। अक्सर ये प्रश्न मैं उठाता हूं, भाई विवाह का मतलब है कि 2 अवेयर लोग हों जिनका विवाह हो रहा हो। अब पता चले लड़की कुछ पता ही नहीं है, हो गई शादी। अब फिर जब शादी हुई 8-9 साल बीता, उस समय तो विवाह ऐसा होता था कि लड़की की आयु बहुत कम, लड़के की आयु बहुत ज्यादा। पता चले कि वो लड़की बड़ी हुई 15-16 साल की, वो चले गए जो भगवान के पास। अब फिर एक समस्या खड़ी हुई, बाल विधवा। बाल विधवा के साथ ऐसा व्यवहार समाज में कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। छोटे बच्चे जिनको यही नहीं पता है,
इसीलिए भारत में जब आधुनिक जो समाज सुधारक आए, इन व्यवस्थाओं पर उन्होंने करारा प्रहार किया। ईश्वरचंद विद्यासागर, डी.की. कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे, इन लोगों ने कहा कि ये सब व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को अवसर नहीं दोगे तो फिर तो चीजें नहीं हो सकती। पूर्व वैदिक काल में आपने देखा था, लड़कियों को पर्याप्त शिक्षित करने के बाद, योग्य होने के बाद विवाह होता था। लेकिन जैसे जैसे आप धारा में आगे बढ़ रहे हैं, नाव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे समाज आपको घुटता हुआ नजर आ रहा है। समाज में जड़ता नजर आ रही है, समाज बंद होता जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर जो असुरक्षा की भावना है, उसके वजह से ये हो रहा है। सती प्रथा क्यों है? क्योंकि पति को भी ये लगता है कि हमारी पत्नी हमारा कॉपीराइट है, उससे भी कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई हैं। बाल विवाह, पैट्रियार्टिक सोसाइटी में जो पितृसत्तात्मक समाज है, वहां लड़कियों को बोझ माना गया। लेकिन जहां पर मात्र सत्तात्मक समाज है, वहां लड़कियां ही हर चीज में सबसे आगे होती हैं। जैसे आप चले जाएं नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में, वहां पर जो सोसाइटी है, वहां पर महिलाओं का बड़ा स्थान ऊपर है। इसके अलावा आप चले जाइए आदिवासियों के यहाँ, आदिवासियों के यहाँ भी महिलाओं का स्थान ऊपर है पुरुषों से। तो यहां समझना पड़ेगा कि ये सारी स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं जिससे समाज अब पीछे जा रहा है। और इसी के बाद एक और समस्या आएगी, विधवाओं की समस्या। विधवाओं, की समस्या। तो विधवा का मतलब समझ गए? आप सबने देखा होगा विधवाओं की स्थिति 10 साल पहले, 5 साल पहले, अभी भी आप देखिए, एक वस्त्र दे दिया गया है, वो गद्दे पे नहीं सो सकती, ये नहीं कर सकती, कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकती, कहीं ऐसे रहना है, खाना एक टाइम खाना है। अरे अपराध कर दिया क्या? कोई किसी को जो मारता है, हर व्यक्ति अपनी मृत्यु मरता है। जो काम हमने नहीं किया उसका दंड हमें क्यों मिल रहा है? इसीलिए मीराबाई ने इस प्रथा का बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई सतीवती नहीं होना है, हमें सती नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये मैं नहीं मानती। बाद में समाज में चूंकि अस्वीकार किया जाने लगा, तो मीराबाई ने इसी बात को रखा कि ऐसे पति के लिए मैं ऐसे पति के लिए जलूंगी जो अविनाशी हो, जिसका विनाश न होता हो। तो यहां ये चीज आपको दिखाई देगी। इसके अलावा देवदासी प्रथा, सारी व्यवस्थाएं इसी समय दिखेंगे महिलाओं के जीवन में। देवदासी, देवदासी प्रथा क्या है भाई? देवदासी का प्रथा का मतलब यह है कि जो देव मूर्तियां हैं उनके साथ छोटी छोटी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। और ये दान जो ऐसे माता पिता करते जिनको पुण्य चाहिए होता था, जो अपना परलोक बनाना चाहते। इसका मतलब एक बात समझ में आ रही कि लड़कियां हमेशा से बहुत हल्के स्तर पे रखी गई हैं, पुरुष ने उनको कुछ समझा नहीं है। इसका मतलब यही है, अगर आपको दान करना है तो लड़के का दान कर दीजिए, तो समझ में आती बात। आपने लड़की का दान कर दिया, जब विवाह करते हैं लड़की का उस समय भी कन्यादान करते हैं। ये क्या चक्कर है? दान कभी किसी का कोई और जो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, और वो भी ऐसा दान जो मंदिर को किया जाए। इसीलिए देवदासी प्रथा आप देखेंगे आने वाले समय में बड़ी खराब प्रथा के रूप में जानी गई। इन लड़कियों को एक काम सौंपा गया कि तुमको नृत्य करना है।
देव मूर्तियों के आगे। और धीरे धीरे जो पुरोहित थे उन्होंने इसे आडंबर का केंद्र बना दिया और लड़कियों का जो शोषण हुआ, तमाम तरह की समस्याएं आई, बाद में इस प्रथा के ऊपर भी आवाज उठने लगी। तो देवदासी प्रथा आपको दिखेगी। इसके अलावा आपको इस समय एक चीज और दिखाई देगी, वैश्यावृत्ति बहुत तेजी से बढ़ गई समाज में। वैश्यावृत्ति इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का नैतिक पतन भी बहुत हो रहा है। जब किसी का नैतिक पतन होता है तब वो इस तरफ मुड़ जाता है। जब आपके अंदर नैतिकता ना बचे, कोई इथिक्स ना बचे, तो आप इस तरफ बहुत मुड़ते हैं। तो यहां समाज में ये भी चीज आपको साफ दिखाई दे रही है। क्या क्लियर है? हो गया? इसमें कुछ लिखना तो नहीं है? हाँ, दोनों नगर के छोर, अगर ये कोई नगर है तो यहां पर और यहां पर, अगर कोई एक नगर है तो उसके दोनों छोर पर, एक तो शुरुआत में और आखिरी में कुछ ऐसे लोग निवास करते थे जिनको अस्पृश्य कहा गया है। ये बात कह रहे हैं। आपने देखा होगा जब गांव शुरू होता है तो गांव के सबसे पहले और सबसे आखिरी में, हाँ, ये कह रहे हैं कि समाज में कौन कह रहा है? फाहियान कह रहा है। फाहियान कह रहा है कि अच्छा, उसने क्या पूरा जो देश देखा होगा? तो नहीं देखा होगा, कुछ जगह गया होगा, उस जगह उसने ये बात देखी, उसने बता दिया। इसका मतलब यह है कि समाज में अस्पृश्यता रही होगी। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। कुछ लिखना तो नहीं था उसमें? सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि। देखो, राज्य इस समय जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो कृषि व्यवस्था थी, उसमें राज्य द्वारा भी सहयोग दिया जाता था। इसीलिए आप देखेंगे एग्रीकल्चर के बहुत ज्यादा टैक्स भी थे, जो कृषि से जुड़े हुए बहुत टैक्स थे। क्यों? क्योंकि राज्य द्वारा सहयोग दिया जाता था। राज्य द्वारा कृषि को सहयोग दिया जाता था, पहली बात तो ये है। इसके अलावा आप देखेंगे व्यक्तिगत प्रयास भी लोग करते थे एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए। जैसे आपको खेत मिला, आपने खेत को अच्छा किया कि उत्पादन अच्छा हो, हमें अच्छी फसल मिले। एक तो राज्य के द्वारा सहयोग और दूसरा व्यक्तिगत प्रयास। व्यक्तिगत प्रयास, ये दो तरह के आपको प्रयास दिखाई देते हैं। फिर सिंचाई के साधनों का विकास भी कर रहा है कौन? राज्य। क्योंकि आप सब जानते हैं कि खेती के लिए जो सिंचाई के साधनों का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर जो सिंचाई के साधनों का विकास नहीं होगा तो खेती नहीं हो सकती। अंग्रेज जब आए तो भारत में बहुत अकाल पड़े। क्यों? क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने कोई निवेश नहीं किया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कोई व्यवस्था को निर्मित करने का प्रयास नहीं किया। गुप्तों के समय में क्यों एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, क्यों कृषि क्षेत्र आगे बढ़ा? क्योंकि सिंचाई के साधनों पर राज्य द्वारा सहयोग किया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत प्रयास भी, जो बड़े लोग थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने भी सिंचाई के साधनों का विकास करवाया अपने अपने क्षेत्रों में। आमतौर पर इसको पुण्य का काम माना जाता था। तालाब खुनवाना, कुआं,
ये सब पुण्य के साधनों में माने गए। तो यहां आप देख रहे हैं राज्य द्वारा जो सिंचाई के साधनों पर विकास किया गया, ये एक अच्छी पहल है। मतलब राज्य अपना इनपुट डाल रहा है। आमतौर पर आपने देखा है कि राज्य कुछ भी नहीं देता और बदले में टैक्स चाहता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं राज्य जो है सिंचाई के साधनों को डेवलप करा रहा है। इस समय एक बात होगी, जब ये सब होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो एक बात समझना, जमीन का महत्व बढ़ जाएगा। क्या होगा? जमीन का महत्व बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्य द्वारा जब हर चीज आपको सहयोग मिल रही है तो जमीन को महत्व दिया जाएगा, भूमि कर अधिक लिया जाएगा, भूमि कर अधिक होगा, भूमि कर अधिक होगा। भूमि कर का मतलब क्या है? जो जमीन आपके पास है उससे जो टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब राज्य आपको सहयोग करेगा, आपने जमीन अच्छी बनाई, फिर अनेक प्रकार की फसलें भी पैदा की जाएंगी, क्योंकि फसलों को उत्पादन करने के लिए व्यवस्था भी चाहिए। अगर जल संसाधन नहीं होगा तो आप फसल ही नहीं पैदा कर पाएंगे। अगर आपने व्यवस्था कुछ प्राप्त किया तो आप अलग अलग फसलों को भी उत्पादित कर पाएंगे। अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन, अनेक प्रकार की, एक नहीं अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन आपको दिखाई देगा। व्यापार वाणिज्य पर आ जाओ। कौन? कहां पे? यहां पर नहीं नहीं, यहां पर राज्य द्वारा वो व्यवस्थाओं का निर्माण किया, मतलब राज्य इसमें सहयोग देता था कि आप अच्छी जमीन बनाओ, उसके लिए राज्य आपको आर्थिक सहयोग भी देगा और अगर कोई आवश्यकता है वो भी सहयोग करेगा। दोनों ही तरह से सहयोग रहेगा, आर्थिक भी, और अगर ये लगता है राज्य को कि कोई निर्माण कार्य करवाना चाहिए जिससे एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा तो वो भी करेगा। दोनों ही प्रकार के सहयोग रहेंगे। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने समय तकावी ऋण बांटा था। तकावी ऋण क्या होता है कि आप अच्छी फसल लगाओ, हल बैल खरीदो, अच्छा बीज खरीदो, उसके लिए हम आपको सहयोग करते हैं, है ना। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि गुप्तों के समय में भी यह प्रयास किया गया कि अच्छी फसल तब उत्पन्न हो सकती है जब राज्य द्वारा जमीन में निवेश किया जाए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निवेश किया जाए। और ये निवेश यहां पर दिख रहा है, जो व्यक्तिगत रूप से भी दिख रहा है और राज्य द्वारा भी दिख रहा है। ठीक, आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। और क्या है इसमें? व्यापार वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य में देखो, इस समय आपको कई प्रकार के उद्योग दिखाई देंगे। एक तो वस्त्र उद्योग तो हर समय आपके पास रहेगा। वस्त्र उद्योग भारत का बहुत ही अद्भुत उद्योग था जो हमेशा बहुत अच्छी स्थिति में रहा है। तो यहां आपको वस्त्र उद्योग दिखाई देगा। ठीक है, वस्त्र उद्योग आपको दिखाई देगा। वस्त्र उद्योग के बाद आप देखेंगे कि लोहे से बनी वस्तुओं के उद्योग, लोहे से बनी वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं, इनका उद्योग भी बना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मिट्टी के बर्तन है उनका उद्योग, जिसको मृदभांड उद्योग कहते हैं। मृदभांड उद्योग, कि मिट्टी के बर्तनों का उद्योग यहां आपको दिखाई देगा। हाथी दांत का उद्योग, हाथी दांत का उद्योग, ये सारे उद्योग आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा उद्योगों की स्थिति को अगर आप देखें तो यहां स्थायित्व रहा
और एक शांति का काल रहा यहां पर। जब तक गुप्त मजबूत रहे तब तक स्थायित्व बना रहा। स्थायित्व क्या रहा? स्थायित्व और शांति का काल रहा। आप एक बात बताइए कि जब शांति का काल रहता है तभी उद्योग व्यापार चल सकता है। अगर अशांति का काल रहेगा तो उद्योग व्यापार नहीं चल सकता। चल सकता है? बताओ। अशांति कभी भी उद्योग व्यापार को नहीं बना सकती। अगर आपको ऐसे कहा जाए कि आप चले जाइए छत्तीसगढ़ या झारखंड में आदिवासी इलाके में, वहां जाकर अपना पैसा लगा दीजिए, आप जाएंगे ही नहीं। क्यों? कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वहां हमें सुरक्षा मिले। तो यहां अभी स्थायित्व का काल है, शांति का काल है, इसलिए अभी उद्योग व्यापार चल रहे हैं। जिस भी समय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी वहां इसका मतलब यही होगा कि अभी वहां पे स्थितियां बेहतर हैं, शांति का काल है। अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी वहां पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं, अशांति धीरे धीरे हो रही है। इसीलिए भारत, जैसे अभी मान लीजिए कि भारत चीन के संघर्ष की संभावना बन रही थी, हम युद्ध करते करते युद्ध से हट गए। क्यों? क्योंकि हमारा यह मानना था कि हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहां युद्ध करने से अशांति आएगी, और जब भी अशांति आएगी तो हमारे जो उत्पादन की इकाइयां हैं वो उत्पादन की इकाइयां हथियारों के निर्माण या उसमें चली जाएंगी। हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो हमें वास्तव में जरूरी। इसीलिए जब जब युद्ध हुआ है तो मानवता टूटी है, देश भी टूटे हैं। और वो देश इसलिए टूटे हैं क्योंकि जिस चीज की जरूरत थी वो न करके हम कुछ और करने लगते हैं। तो यहां समझना पड़ेगा कि इस समय हमें एक शांति का काल दिखाई देता है। इसके अलावा आपको एक वित्तीय बाजार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वित्तीय बाजार। कोई ऐसा महारथी है जो मुझे जो बताए वित्तीय बाजार क्या होता है? वित्तीय बाजार। हाँ बोल। ठीक 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 बोल रहे हैं। और कुछ? राज्य से स्वायत्तता। जैसे यहां आपको दिखाई देगा एक श्रेणी संगठन दिखाई देंगे, है ना? श्रेणी संगठन। और ये जो श्रेणी संगठन है इन्हें राज्य से स्वायत्तता होगी। क्या होगी? राज्य से स्वायत्तता। तो स्वायत्तता का मतलब ये कि आप हमारी अधीनता में रहेंगे लेकिन स्वतंत्र नहीं है। आपको अधिकार रहेगा अपना काम करने का, लेकिन आप ये सोचें कि आप एकदम आगे बढ़ के काम करेंगे तो ये नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे? ये उधार देंगे। क्या करेंगे? उधार देंगे। पहला काम तो ये करेंगे, उधार देने का काम। फिर जमा करने का काम। जमा करने का कार्य। और जो पैसा अपना जमा करेगा उसको ब्याज देंगे। तो एक तरह से आप देखें तो जो आज की वर्तमान की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो कुछ ऐसे ही काम करती है। जो बैंकिंग व्यवस्था है कुछ इसी तरह से काम करती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें लिख लो थोड़ा अर्थव्यवस्था में। हो गया या पूरा नोट कर लिया? इसमें लिखो 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो कि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति
गुप्त काल में अर्थव्यवस्था की स्थिति मोटे तौर पर अच्छी थी। मोटे तौर पर अच्छी थी, इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी नहीं थी, मोटे तौर पर अच्छी थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं को कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। अगला पॉइंट, कृषि क्षेत्र में इस समय वृद्धि के सकारात्मक प्रमाण मिलते हैं। व्यक्तिगत और राज्य द्वारा प्रमाण मिलते हैं, सकारात्मक प्रमाण मिलते हैं। व्यक्तिगत और राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा के विस्तार का प्रयास किया जाता था। व्यक्तिगत और राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा के विस्तार का प्रयास किया जाता था। अगला पॉइंट, राजनीतिक स्थायित्व के कारण, यहां लिखा है राजनीतिक स्थायित्व के कारण इस समय व्यापार वाणिज्य का भी विकास हुआ। भारत का विदेशी व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। भारत का विदेशी व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन आदि देशों के साथ होता था। किंतु एक बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि रोम के साथ होने वाले व्यापार में भारी कमी दिखाई देती है। रोम के साथ होने वाले व्यापार में भारी कमी दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि जो रोम के साथ भारत का व्यापार होता था, वो व्यापार गुप्तों के समय तक आते आते हल्का से भी हल्का पड़ चुका था। अब इनका व्यापार रोम के साथ अच्छा नहीं था, नहीं तो आप देख रहे थे कि भारत के तरफ एक तरफा भारत को फायदा हो रहा था, और भारत को एक तरफा फायदा होने की वजह से प्लिनी जैसे लोग जो रोम के हैं वो रो रहे हैं। वो कहता है मुझे तो रुलाई आती है कि भारत में इतना सोने का सिक्का हम क्यों देते हैं। वो कहता है कि इनके कपड़े हमारे सैन्य कक्षों तक पहुंच गए। कैसा कपड़ा बनाते हैं भारतीय। इसका मतलब भारतीय कपड़े की डिमांड यूरोप के बाजार में बहुत तगड़ी थी। और आप सोचिए कि अंग्रेज जब आए तो भारत को कपड़े का बाजार बना दिया, वो भी अपने कपड़े का। और जो भारत दुनिया को कपड़ा देता था, भारत बाद में उन्हीं का कपड़ा खरीदने लग गया। वाह अंग्रेज, बहुत बढ़िया। तो ये रणनीतियां होती हैं। तो भारत के जो लोग थे जो कपड़ा का निर्माण करते थे, उन लोगों को उस व्यवस्था से ही हटा दिया गया। इसी को कहते हैं औद्योगिकरण। भारत में जो उद्योग थे उन उद्योगों का विनाश कर दिया गया।
और जब आपका विनाश कर दिया जाएगा तो आप अपना काम भी खुद नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी देश आत्मनिर्भर नहीं है उन देशों की बड़ी स्थितियां खराब है। इसीलिए लगातार सरकार ये प्रयास करती है कि आप आत्मनिर्भर बने, कम से कम उन चीजों के लिए जो आपको डेली रूटीन की जरूरत है। तो भारत हमेशा ये प्रयास करता रहा है और एंशिएंट टाइम में भारत के पास बहुत ज्यादा स्कोप था, लेकिन अब इस समय तक आते आते आप रोम के व्यापार के साथ बड़ा फायदे की स्थिति में नहीं रहे, एक नुकसान की स्थिति में आप पहुंचते चले गए। अगला पॉइंट बनाओ। इस समय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, इस समय अर्थव्यवस्था की प्रकृति मूल रूप से मौद्रिक दिखाई देती है, मूल रूप से मौद्रिक दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि जो व्यापार वाणिज्य हो रहा है उसमें सिक्का चलता है। क्या चलता है? सिक्का। मूल रूप से मौद्रिक दिखाई देती है। इस समय सोने चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे। सोने चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे, किंतु इस समय तक आते आते छोटे सिक्कों की संख्या में कमी दिखाई देने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई डिकोड कर सकता है? छोटे सिक्के नहीं चलेंगे, इसका मतलब कि छोटा मार्केट है, वहां सिक्के चलना धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर छोटे सिक्के बंद हो गए, इसका मतलब कि अब मुद्रा कहीं ना कहीं घट रही है, और जब मुद्रा घटेगी मार्केट से तो अब मार्केट जो है डिक्लाइन भी करेगा। ये संकेत है। इसलिए छोटे बड़े सारे सिक्के मिलने चाहिए, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि जो सिक्के हैं और जो छोटे सिक्के वो घट रहे हैं, और बाद में जो सिक्के भी मिले उनको भी चेक किया गया तो उसमें खोट ज्यादा है। जितना गोल्ड होना चाहिए उतना गोल्ड नहीं है, खोट हो रही है। जो धातुओं में मेल मिलाप हो रहा है उसको मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये चीज आपको दिखाई देगी। एक पॉइंट और लिखो, फिर उसके बाद छोड़ते हैं। इस समय अर्थव्यवस्था में हमें सामंती लक्षण भी दिखाई देते हैं। जैसे चीनी यात्री फाहियान कौड़ियों के प्रचलन की बात करता है। कौड़ियों, ये क्या होती थी? मिट्टी की होती थी। कौड़ियों के प्रचलन की बात करता है चीनी यात्री फाहियान। अब प्रश्न आ जाए कि कौन भारत में कौड़ियों के प्रचलन की बात करता है? तो फाहियान कौड़ियों के प्रचलन की बात करता है। इसके अलावा कौड़ियों के प्रचलन की बात करता है। इसके अलावा स्कंदगुप्त के अभिलेख में अग्रहार गांव की चर्चा मिलती है। अग्रहार गांव स्कंदगुप्त के अभिलेख में। स्कंदगुप्त
ये गुप्त शासक था। स्कंद गुप्त के अभिलेख में अग्रहार गांव की चर्चा मिलती है। अब ये अग्रहार क्या होता है साहब? अग्र मतलब जो आगे, आगे आगे विप्रा नाम, आगे आगे कौन चलता है? विप्र। विप्र मतलब ब्राह्मण। तो अग्रहार कौन होगा? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को जो जमीन दान दी गई उसको कहा गया अग्रहार। इसका मतलब आप देखेंगे कि ब्राह्मणों के लिए गांव के गांव दान दे दिए गए इस समय, गुप्तों के समय में। तो अग्रहार गांव की चर्चा मिलती है। तो यहां जब आपको एक पूरा जो गांव मिलने लगेगा, इसका मतलब कि अब धीरे धीरे राज्य की जो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो रही है और राज्य की स्थितियां बहुत मजबूत धीरे धीरे नहीं रहेंगी। चलिए आज इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे कि गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी। एक प्रश्न लिखो। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षण मतलब जो उसकी विशेषताएं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, गुप्तकालीन राजनीति और प्रशासन पर, गुप्तकालीन राजनीति और प्रशासन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक।